नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूं मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी को। पार्ट वैसे तो थर्ड है ये, लेकिन सेकंड मैंने गलती से दिया, चलिए कोई नहीं। हम जो है इंडियन पॉलिटी को कवर कर रहे हैं। एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक को मैं कवर कर रही हूं। तो ये आपका पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल को। ठीक है, क्योंकि तीनों चार्टर्स मैंने करवा दिए थे आपको। अब हम डिस्कस करेंगे क्राउन रूल को। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि हमने 3 चार्टर्स के बारे में बात की थी पिछली वीडियो में। अब चार्टर्स के बाद आता है आपका क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल कब तक चला? 1858 से 1947 तक। जब क्योंकि चार्टर्स में हमने क्या देखा, देखिए ग्रेजुअली, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, शुरुआत में ट्रेडिंग के राइट्स यहां पर लेके आए वो। ठीक है, यहाँ के जो एम्परर थे वहां यहां से ट्रेडिंग राइट लिए, यहां पे अपना वो व्यापार करने लग गए। लेकिन व्यापार करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिटिकल जो अथॉरिटी है उसको एस्टेब्लिश किया, जो कि मैंने समझाया आपको प्रॉपरली चार्टर्स में, जो तीनों चार्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। उसके बाद एक उनका रूल चल पड़ा। ठीक है, उनका जो क्राउन रूल चला, यानी कि उनकी जो सत्ता चलने लगी यहां पर, वो एक इंपॉर्टेंट महत्व है। उसमें बहुत सारे एक्ट लेके आए हुए हैं ब्रिटिशर्स यहां पर। कौन से एक्ट हैं क्राउन रूल के अंदर, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सबसे पहला जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब देखिए, इसमें एक सबसे बड़ी जो चीज है वो है इसका टाइम। 1858 और 1857 की क्रांति से आप सब वाकिफ होंगे। देखिए 1857 की जो क्रांति है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857, वो सबसे पहली लड़ाई थी आजादी की, इंडिपेंडेंस की, जिसमें गदर हुआ था बहुत बड़े लेवल का और सिपाहियों ने कंप्लीटली रिवोल्ट करना शुरू किया था अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पर थी। तो दोस्तों, जो ये एक्ट लाया गया 1858 का, ये एक ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है उसको अबॉलिश करता था। और इसमें जो पावर्स हैं वो सारी की सारी, जितने भी पावर्स हैं, जितनी भी टेरिटरी हैं, जितने भी रेवेन्यू है, वो अल्टीमेटली ब्रिटिश क्राउन को जो है सबमिट करनी होती थी। तो इस तरीके से आप कह लीजिए कि जो अथॉरिटी थी, अब तक तो हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना राज फैला रही है, पॉलिटिकल असर्शन हो रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटी स्टैब्लिश हो रही है। लेकिन अब क्या आ गया है पिक्चर में, क्योंकि 1857 की क्रांति से क्या हुआ, ब्रिटिश जो वहां पर बैठे थे इंग्लैंड में, उनके मन में खलबली मची कि भैया कंट्रोल नहीं हो रहा है, शायद कंपनी जो अच्छे से राज नहीं कर रही है यहाँ पर। ठीक है, गुलाम अच्छे से बनाए नहीं है। तो एक एक्ट लेके आए 1858 में, जहां पर सारी पावर्स गवर्नमेंट की, टेरिटरी की और रेवेन्यू की किसको चली गई? ब्रिटिश क्राउन को सारी पावर ट्रांसमिट हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई। और इस तरीके का जो एक्ट है वो प्रेजेंटेबल हुआ, जिसमें एक क्राउन रूल शुरू हो गया। भाई लीगली यहां पर ब्रिटिशर्स राज करने लग गए। क्या क्या फीचर्स थे इसके एक्ट के अंदर? तो सबसे पहला था कि जो इंडिया है वो गवर्न की जाएगी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, और द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल, यानी कि जो पहले गवर्नर जनरल था इंडिया का, अब वो गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, अब कहलाएगा वो वाइसराय ऑफ इंडिया। तो आपको ये चेंज नोट करना है कि भैया पहले तो था आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मैंने बताया था अपने पहली वीडियोस में। अब वो वाइसराय हो गया है, और जो वाइसराय होगा सबसे पहला वो था लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो था वो सबसे पहला वाइसराय बना इंडिया का। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, कौन बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सबसे पहला? सेकेंड फीचर क्या था इसका? इसने डबल गवर्नमेंट के सिस्टम को एंड कर दिया, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था उसको कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया। दोनों ही जो चीजें चल रही थी, जो डबल गवर्नमेंट का रोल प्ले कर रही थी, और उन्होंने बोला भाई सिर्फ एक ही चीज है, हाथ जोड़ के खड़े रहो, किसके आगे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे, जैसा चाहे वैसा चला ले इस कंट्री में। ठीक है, तीसरा फीचर क्या रहा? नया ऑफिस बनाया इन्होंने, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
जो कि कंप्लीट अथॉरिटी जिसके पास रहती थी, और पूरा जितना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था जो ब्रिटिशर्स के अंडर था उस टाइम पे, याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एरिया थे जो बहुत सारे एम्परर उन पे इंडिपेंडेंटली रूल कर रहे थे, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें क्या करना है, हमें क्लियर रखना है। तो क्लियर का मतलब क्या है भैया कि इंडिया की जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जितना भी टेरिटरी थी इंडिया के अंडर ब्रिटिशर्स की, उसके ऊपर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, उसका नया ऑफिस बनाया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, और वो रिस्पॉन्सिबल होता था अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ की जितनी भी खबर होंगी वो यहाँ की चीजों को ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। इस तरीके के जो फीचर्स हैं वो इस एक्ट में थे। चौथा फीचर कौन सा था? चौथा फीचर ये था कि एक 15 मेंबर की काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई, यानी कि काउंसिल ऑफ इंडिया नाम रखा गया, और कितने मेंबर थे? 15 मेंबर थे, ठीक है। और ये असिस्ट करते थे विद द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। जो एक ये काउंसिल थी, इसका ज्यादा बड़ा रोल नहीं था, ये एक एडवाइजरी बॉडी थी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो मेन चेयरमैन था काउंसिल का, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भैया काउंसिल ऑफ इंडिया क्या थी, उसमें कितने मेंबर थे, उस सेक्रेटरी का क्या रोल था, क्या पोजीशन थी, क्या पावर्स थी, तो हमें स्पेसिफिकली याद रखना है। पांचवा क्या है? पांचवा ये है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल जो होगा एज अ बॉडी कॉर्पोरेट काम करेगा, और जितने भी इंग्लैंड में कह लीजिए, यहाँ पे जितने भी इंडिया में होगा या इंग्लैंड में कह लीजिए, जितनी भी सुइंग होगी वो सारी करने के लिए केपेबल होगा। अब देखिए कुछ लाइंस में बता देती हूँ। जो एक्ट था 1858 का, वो लार्जली कन्फाइंड था इंप्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की, बाय विच इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो सुपरवाइज करती थी और कंट्रोल करती थी इंग्लैंड से यहाँ पर इंडिया में, ठीक है। और एक गवर्नमेंट जो वहां पर प्रिवेल करती थी, सेम ही टाइप की गवर्नमेंट वो यहां पर चाहते थे, और बहुत सारे स्ट्रीम स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं इस एक्ट के तहत। तो एक तरीके की जो वो अपनी पावर को इस्टेब्लिश करना चाहते थे वो 1858 के एक्ट से, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 के एक्ट से वो करना उन्होंने शुरू कर दिया, जहां पर फॉर्मली हमें पता चल गया कि अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही राज करेगी, और कंप्लीटली उसकी क्या होगी? अथॉरिटी होगी, ठीक है। अथॉरिटी होगी विद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ऑफिशियल जो चीजें हैं वो होना शुरू हो गई, और लोगों को पता चलने लग गया कि भाई अब तो हम पक्का गुलाम बन चुके हैं। अब 1858 का एक्ट तो आया, उसके बाद क्या कौन सा एक्ट आया? तो उसके बाद आया आपका 1861 का एक्ट। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता लग गया कि अब जो है इंडिया से, इंडियन से कॉर्पोरेट करके रहना पड़ेगा। इस कंट्री में अगर रहना है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर संभालना है, तो यहाँ के लोगों से बातचीत बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ के लोगों को जानना पड़ेगा। और इसी के चलते, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि भैया कभी भी सत्ता पलट सकती है, कभी भी ये लोग हम पे हावी हो सकते हैं, क्योंकि नंबर तो हमारे लोगों के ही ज्यादा थे, ऐसा थोड़ा ना था कि वहां से आ गए और इतने ज्यादा यहाँ पे हो गए हैं, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमारे लोगों के नंबर ज्यादा थे, और इसी पॉलिसी को एसोसिएट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, और उनमें से थे 3 एक्ट जो कि इनेक्ट किए गए बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट इज इन 1861, 1892 और 1909 में 3 एक्ट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट और स्ट्रॉन्ग फोरफ्रंट पे आई। सबसे पहला इसमें एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, जो कि एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब किस तरीके से है उसके बारे में भी जानेंगे एक्ट के बारे में जान करके। तो देखिए फीचर्स क्या थे। सबसे पहला इसने रिप्रेजेंटेशन दी, नोट कीजिएगा, इसने सबसे पहले क्या दिया? रिप्रेजेंटेशन दी इंस्टीट्यूशन को बाय एसोसिएटिंग इंडियंस, यानी कि इंडिया को, इंडियंस जो थे यहाँ पे उनको थोड़ी सी पावर दे दी इन्होंने कि तुम जो है लॉ मेकिंग प्रोसेस के साथ साथ तुम एक रिप्रेजेंटेशन भी तुम्हें दे देते हैं, ताकि तुम्हें जो है संतुष्टि मिल जाए। और क्या क्या चीजें हुई, इन्होंने प्रोवाइड किया कि जो वाइसराय है वो नॉमिनेट कर सकता है कुछ इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल, यानी कि वाइसराय कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकता है, कह सकता है कि भाई तुम 3-4 लोग इंडियंस जो थे कि तुम नॉन ऑफिशियल मेंबर हो,
जो भी काउंसिल बनी है 15 मेंबर की जो बनी थी उसमें, और एक्सपेंडेड काउंसिल का तुम अब हिस्सा हो, हालांकि नॉन ऑफिशियली हो। 1962 में लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि वाइसराय नॉमिनेट हुए थे, यानी कि जिनको वाइसराय बनाया गया था, जो पहले वाइसराय थे, उन्होंने नॉमिनेट किया अल्टीमेटली 3 इंडियंस को, ठीक है, उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और नाम तो आपने सुन ही रखे होंगे मेजरली। सबसे पहले तो थे राजा ऑफ बनारस, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। ये तीनों जो थे उनकी नॉन ऑफिशियल मेंबर में एक्सपेंडेड काउंसिल का हिस्सा बने। सेकंड पॉइंट क्या था, इसमें एक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। किस तरीके से? जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, जिनका इंपॉर्टेंस पहले एक्ट में खत्म हो गया। तो क्योंकि बंगाल वॉज द सेंटर वन, मैंने समझाया था आपको कि बंगाल जो थी उसके पास अल्टीमेटली सारी पावर आ गई थी, और इससे क्या हुआ था कि बॉम्बे और मद्रास की जो अपनी एक इंडिपेंडेंस, एक स्टेटस था उनका, वो खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने खुद से ही। तो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को वायसराय कैनिंग ने थोड़ा बहुत उन्हें पावर्स वापस दे दी। इससे क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइज हो गए, यानी कि वो भी अब अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो वो टोक भी सकते हैं, वो कुछ और भी कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इस तरीके से उन्होंने जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 में, उसको पूरी तरह से रिवर्स कर दिया गया, और अपने पीक पे जो पहुंचा था चार्टर 1833 का, जब बिल्कुल ही पावर हटा दी थी, अब बिल्कुल वो उल्टा हो रहा है कि पावर दी जा रही है, ठीक है। ये जो लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन हुआ, इससे क्या हुआ, ऑलमोस्ट इंटरनल जो ऑटोनॉमी थी वो मिल गई प्रोविंसेस को इन 1937। तो इस तरीके से देखिए, कोई भी एक्ट हो उसका असर जो है, उसका इफेक्ट जो है वो हमेशा रहता है। और इफेक्ट अब ये तो है नहीं कि भैया हमें पहले से पता है कि इस चीज का तो यही रिजल्ट रहेगा। जो जो वो चेंजेस कर रहे थे अपने सोच में, वो यही सोच रहे थे कि हम तो हजारों साल यहाँ पे राज करेंगे, खूब लूटेंगे, खूब कमाएंगे पैसा, और वहां पर अपने देश वापस इंग्लैंड उस पैसे को भिजवाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये जो एक्ट आ रहे हैं इससे गवर्नमेंट जो वो फ्रेम कर रहे हैं, जो लोगों के मन में उनकी इमेज जा रही है, स्वतंत्रता की जो आग भड़क चुकी है, अब उसको कोई शांत नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इनकी कोशिश हमेशा रही, और वो एक्ट्स के थ्रू आउट ही रही। इन्होंने जो भी काम किए ये एक्ट के थ्रू आउट ही किए। तीसरा क्या चीजें थी, तीसरे क्या पॉइंट था, तीसरा फीचर ये था कि इस एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट हुई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल की, बंगाल के लिए अलग, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस के लिए अलग, पंजाब के लिए अलग। और कब कब बनी, 1862 में बनी, 1886 में बनी, 1897 में बनी। तो आपको नोट करना है साथ साथ कि बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस और पंजाब के लिए जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन रही हैं वो किस समय पर बन रही है। चौथा ये था, उन्होंने इस एक्ट के तहत वायसराय को एम्पावर किया गया कि वो रूल बना सकते हैं और ऑर्डर भी दे सकते हैं कि भाई कोई भी कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन है बिजनेस की इन द काउंसिल, उसके लिए वो बहुत ज्यादा आसानी से ऑर्डर पारित कर सकते हैं, और उनके ऑर्डर के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कन्वीनियंटली हो सकती है। साथ ही साथ एक जो पोर्टफोलियो सिस्टम है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया बाय लॉर्ड कैनिंग इन 1859। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे ही आपको बता रही हूं तो आपको नोट नहीं करना है, क्योंकि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो लॉर्ड कैनिंग ने सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इन 1859, पोर्टफोलियो सिस्टम को, इसके अंदर क्या था कि एक मेंबर जो वाइसराय काउंसिल का मेंबर है उसको एक इंचार्ज बना दिया जाएगा, एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का, जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, और वो फाइनल ऑर्डर्स को गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, डिपार्टमेंट के बिहाफ पे वो फाइनल ऑर्डर को पारित कर सकता है। ये पावर उसे दे दी गई। इस तरीके से एक इंपॉर्टेंट एक और बॉडी इस्टेब्लिश हो गई जो कि पावर होल्डिंग कैपेसिटी के साथ इस्टेब्लिश हुई। पांचवा फीचर क्या है, पांचवा फीचर है कि इसने एम्पावर किया वाइसराय को कि वो इश्यू करे ऑर्डिनेंसेस को, ठीक है, ऑर्डिनेंसेस को इश्यू करें विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अवेलेबल नहीं है, इमरजेंसी है, तो वो ऑर्डिनेंसेस को इश्यू कर सकते हैं वाइसराय, ठीक है। तो वाइसराय को अल्टीमेटली आप कह लीजिए कि भैया लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी वो नजरअंदाज करके अपने ऑर्डर्स को जो है ला सकते हैं, और वो ऑर्डिनेंस की अवधि क्या होगी, 6 महीने तक उसकी ऑर्डिनेंस की अवधि रहने वाली है, समय रहने वाला है। तो ये था आपका कौन सा एक्ट दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ठीक है।
इसके बाद आपका एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। 1892 में कौन सा एक्ट आया? इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में क्या क्या फीचर्स थे उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो फीचर था वो ये था कि जो एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, जो 3 बने थे पहले, अब उसमें एक इंक्रीज हो गया, यानी कि अब और भी मेंबर ऐड हो गए इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेकिन एक ऑफिशियल मेजोरिटी उनमें रही। ठीक है, तो सबसे पहला फीचर जो है एडिशन हुआ किसमें? नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। सेकेंड फीचर जो था इस एक्ट के तहत वो ये था कि इन्होंने फंक्शंस जो थे लेजिस्लेटिव काउंसिल को, उनको इंक्रीज कर दिया और उन्हें एक और पावर दे दी कि वो डिस्कस कर सकते हैं बजट को लेकर के, वो एड्रेस कर सकते हैं क्वेश्चंस को टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और साथ ही साथ वो डिस्कस भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि भैया क्या क्या जिम्मेवारी उनकी और बढ़ गई और क्या क्या पावर्स उनको धीरे धीरे मिल रही हैं। तो देखिए एक पॉइंट तो यहाँ पे एक बात बहुत क्लियर है, वो ये है कि शुरुआत से कहाँ ये ट्रेड से इन्होंने अपने पावर को एक्सटेंड किया, पॉलिटिकल एम्बिशंस पे आए। पॉलिटिकल एम्बिशंस पे आने के बाद जब 3 चार्टर आ गए, उसके बाद से क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के बाद अपना यहाँ पे पूरा कंट्रोल ले लिया। तो यहाँ पे आ गया आपका क्राउन रूल। क्राउन रूल में भी वाइसराय की पावर्स का बढ़ना धीरे धीरे ग्रेजुअल लेवल पे, साथ ही साथ इंडियंस का इस पिक्चर में शामिल होना, ये चेंजेस जो हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं और किस लिए हो रहे हैं कि अल्टीमेटली फ्रीडम का जो स्ट्रगल लीड किया जाएगा बाय द इंडियंस, वो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैसिनेट करता है। वो एक सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में ये 2 फीचर हमने डिस्कस किए। तीसरा फीचर क्या है कि इसमें नॉमिनेशन जो है वो भी प्रोवाइड किए गए फॉर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसराय, और किसकी रिकमेंडेशन के तहत? रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। ठीक है, और बंगाल के चेंबर ऑफ कॉमर्स की, और साथ ही साथ जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है बाय द गवर्नर्स, वो रिकमेंडेशन, बोर्ड के रिकमेंडेशन पे भी, म्यूनिसिपैलिटी के रिकमेंडेशन पे भी, यूनिवर्सिटी, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदारों, चेंबर के रिप्रेजेंटेशन से भी नॉमिनेशंस जो हैं वो कर सकती हैं ऑफ द नॉन ऑफिशियल मेंबर की। तो 2 मेथड थे नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करने के लिए। ये जो एक्ट था इसमें एक लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन जो था वो भी बनाया गया कि इलेक्शंस को यूज किस तरह से कर सकते हैं कि नॉन ऑफिशियल जो पोस्ट हैं, जो सीट्स हैं, किसमें? सेंटर में भी और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें भी हम नॉन ऑफिशियल सीट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं और फिर इलेक्शन करवाते हैं और फिर उसमें जो है भर्ती करते हैं हम। इस तरह की चीजें जो हैं वो भी देखने को मिलती है। अब ये इलेक्शन जो वर्ड है ये यूज नहीं किया गया है एक्ट में, लेकिन नॉमिनेशन को बताया गया है कि किस तरीके से सर्टेन बॉडी जो थी वो रिकमेंड करती थी कि भैया इस इंसान को आप नॉन ऑफिशियल मेंबर का हिस्सा जो है वो बनाइए। इसके बाद आपका आता है थर्ड एक्ट, दैट इज नोन एज इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ये जो एक्ट था इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि जो लॉर्ड मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया, और जो लॉर्ड मिंटो थे वो वाइसराय थे उस टाइम पे। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स इसको बोला जाता है। 1909 का जो ये एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि इसने तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो साइज था सेंटर के लेवल पे भी और प्रोविंशियल के लेवल पे भी, दोनों लेवल्स पे इसको इंक्रीज किया। जो मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो 16 से अब 60 हो गए, और जो मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो अब यूनिफॉर्म भी नहीं थे। पहले यूनिफॉर्म थे, अब इंडियंस में मिक्सचर हो गया है। ठीक है, सेकेंड चीज क्या थी कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है, आपको याद रखना है कि जो ऑफिशियल मेजोरिटी है इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको रिटेन कर दिया गया, और साथ ही साथ अलाउ किया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनके पास नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रह सकती है। तो आपको याद रखना है कि भैया ये 2 चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा मेन है। इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है थर्ड फीचर। थर्ड ये था कि जो भी काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल थी बोथ लेवल पे, यानी कि सेंट्रल और आपके लीजिए स्टेट के लेवल पे, वो दोनों जो थी उनको एनलार्ज किया गया। जैसे कि मेंबर जो थे वो
क्वेश्चन पूछ सकते थे, रेजोल्यूशन दे सकते थे किसी भी बजट पे, डिसाइड कर सकते थे, कह सकते थे, ठीक है। तो ये जो चीजें, ये एडिशन हुई इस एक्ट में। चौथा जो पावर मिली, जो फीचर था, वो ये था कि इस एक्ट के तहत प्रोवाइड किया गया एसोसिएशन ऑफ इंडियन को विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसरॉय एंड गवर्नर्स, यानी कि पहली दफा इंडियन की एसोसिएशन की गई विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसरॉय एंड गवर्नर्स। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले ऐसे इंडियन बने जिन्होंने ज्वाइन किया वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और वो एज अ लो मेंबर उन्होंने ज्वाइन किया, उनकी डेजिग्नेशन की थी लो मेंबर। तो इस तरीके से इंडियंस का जो सिनेरियो ऐड हो रहा है इसमें, वो काफी इंटरेस्टिंग है अपने आप में ही। पांचवा क्या फीचर है, एक सिस्टम बना कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, और सेपरेट सिस्टम बना कि मुस्लिम का अलग और हिंदूज का अलग, ठीक है। मुस्लिम का क्या कंसेप्ट रहा, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया, इसके अंदर जो मुस्लिम मेंबर होंगे वो इलेक्ट होंगे और खाली मुस्लिम वोटर्स ही उसे इलेक्ट कर सकेंगे। इस तरीके से एक लीगलाइज्ड कम्युनलिज्म का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट हुई, और लॉर्ड मिंटो को एज अ फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की है मुस्लिम्स के लिए, और जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं, चेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट किए गए और लाए गए इन दी इंडियन कंट्री। सिक्स्थ जो आपका फीचर है इसका, वो ये है कि एक सेपरेट रिप्रेजेंटेशन भी मिली, जो भी प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस हैं उनको, चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनको, यूनिवर्सिटीज को, जमींदार को, सभी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन मिली इस एक्ट के तहत। और इस तरीके से आपका जो ये एक्ट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, ये बहुत अपने आप में प्रोमिनेंट बन जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन भी देखिए बदल रही है, इंडियंस को ऐड किया जा रहा है ताकि वो नाराज ना हो। ये जो चीजें हो रही ना छोटी छोटी, ये बहुत बड़ी चीजें बन जाएंगी आने वाले टाइम में, और फिर हम देखेंगे कि किस प्रकार से आखिरी में जब 1947 का एक्ट आएगा और क्या क्या डिमांड्स रहेंगी इंडियंस की, किस तरीके से वो चाहेंगे कि भैया वो अब पूरी तरह से आजाद होना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि ब्रिटिशर्स जो है अब उन पे राज करें। तो हम ये कवर कर रहे हैं, हर वीडियो में आपको मैं 3 या 4 एक्ट करा रही हूँ। एक्ट के बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आपका शुरू हो जाएगा, उसको भी पढ़ेंगे हम। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।